जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं केएफसी बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 33, जो कि खेले जाने वाला है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में। अभी एक ट्रिविया क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले। जर्सी नंबर 33 किसका है टीम इंडिया में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हम करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर बता देता हूँ इस मैच के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों टीमों ने 8-8 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचर्स की, तो 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते, 5 मैच हार चुके हैं। और ये एक तरीके से चैंपियन साइड है, बट इस साल मिड ऑफ द टेबल बैठी हुई है। अभी भी क्वालिफाई कर ज़रूर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बचे हुए दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। और साथ ही साथ होप करना पड़ेगा कि जो उनके ऊपर टीम्स है, जहाँ पे सिडनी थंडर्स भी उनके ऊपर है, वो मैच हार जाए, ब्रिस्बेन हीट मैच हारने लग जाए और होबार्ट हरिकेन अपने मैच हारने लगे, तब स्कॉचर्स का क्वालिफिकेशन थोड़ा आसान हो सकता है। वही बात करेंगे सिडनी थंडर्स की, तो इनने भी 8 मैचेस खेले हैं, 4 मैच इनने जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 1 मैच इनका बारिश में दूरा था। तो उसकी वजह से इनके अच्छे खासे 9 पॉइंट्स हैं, टॉप 3 में बने हुए हैं। तो इनको अपने बचे हुए मैच बस जीत रहे हैं और इनका क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड मैचअप। इसी सीजन में जब पिछली बार मैच नंबर 22 में आमने सामने भिड़ी थी, तो वहाँ पर्थ स्कॉचर्स ने हरा दिया था। तो सिडनी थंडर्स को उसका भी बदला लेना है। और साथ ही साथ अभी तक जो रीसेंट 20 मैचेस खेले हैं इन दोनों टीम में, वहाँ 12 मैचेस जीते थे पर्थ स्कॉचर्स ने और टोटल 8 मैच ही जीत पाई है सिडनी थंडर्स। तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है ऑलमोस्ट दोनों टीम्स के कंपैरिजन में। पर्थ स्कॉचर्स हैवी ज़रूर नजर आई है अभी तक बीबीएल के 14 सीजन में, बट ये पासा कभी भी पलट सकता है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे भिड़ती है दोनों टीम्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहाँ सबसे पहले बात होने वाली है हॉट टॉपिक्स में मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको पिछले 2 मिनट में अच्छे से समझा चुका हूँ। देन बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड माई कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दूँ जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो कि दोनों टीम्स अपना पिछला मैच हार के आ रही हैं। पर्थ स्कॉचर्स 220 रन पड़े थे इनको, स्टीव स्मिथ ने आते ही शतक जड़ा था, 121 रन बनाए थे और वहाँ पे सिर्फ 14 रन से हारी है पर्थ स्कॉचर्स टीम। तो अच्छी बैटिंग की, कमबैक अच्छा किया, एशन टर्नर ने अच्छे रन बनाए, बट ये पिछला मैच हार के आ रहे हैं। सेम गोज विद सिडनी थंडर्स, 167-168 का टारगेट दिया था होबार्ट हरिकेन को, जिनमें टिम डेविड आए भाई, 38 बॉल में 68 बना गए और लगभग 10 बॉल पहले वो मैच निपटा गए। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मैच हार के आ रही हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा हमें मद्देनजर रखना। तो चलिए अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बट उससे पहले एक आपके ऊपर टास्क है, वो ये है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए बिफोर दी रिपब्लिक डे 26 जनवरी से पहले। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, क्योंकि गिव अवे आने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड। पहले बात करेंगे द टीम इन ऑरेंज, बात कर रहे थे रिपब्लिक डे के, ऑरेंज वाइट ग्रीन आपको यहीं दिख गया है। तो चलिए पहले पर्थ स्कॉचर्स का स्क्वाड देखते हैं। तो यहाँ पे एस्टन एगार हैं, जो कि अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। फिल एलन को पूरा टूर्नामेंट खिला दिया, बट एक बड़ी पारी नहीं आई है। देन महिल दिखेंगे, महिल ब्रेडमैन, वो अभी तक दिखे नहीं है सीरीज में। जेसन बैरनडॉफ, T20 स्पेशलिस्ट, बार बार बोलता हूँ मैं। देन कूपर कॉलिनी, सैम फेनिक्स, एरन हार्डी, निक हॉब्सन, मैथ्यू हर्ट्स, जॉश इग्लिस, पता नहीं बीजीटी के बाद अवेलेबल क्यों नहीं थे, पिछला मैच नहीं खेले थे, ये खेलते तो शायद वो रन चेस में भी हो जाता। उसके बाद बात करेंगे तो कीटन जेनिंग्स, ये भी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, T20 बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी IL T20 लीग दुबई में चल रहा है, वहाँ के प्लेयर जा चुके हैं। सिडनी सिक्सर्स की बात करूँ तो उनके जेम्स विंस, द प्रूवन ओपनर और जो शतक मार चुके थे सीजन में, वो IL T20 खेलने जा चुके हैं। तो बिग बैश लीग में उनकी जगह खाली हुई, तब स्टीव स्मिथ की जगह बनी। तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है जब साथ ही साथ 2-3 IPL बोल रहा हूँ, T20 के टूर्नामेंट चल रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कीटन जेनिंग्स नहीं दिखेंगे अब यहाँ से, फिर आपको ब्रायन जैक्सन दिखेंगे, मैट कैली, मिच मार्श को पिछले मैच में ड्रॉप किया था, मे बी अगर ये खेलते पिछला मैच तो भी रन चेज हो जाता 220 का, मे बी, ऑल आर टर्म्स एंड कंडीशंस। देन लांस मॉरिस, जार्ल रिचर्डसन, मैथ्यू स्पूर्ट्स, फिर आपको दिखेंगे एस्टन टर्नर एंड एंड्रू टाई, जो कि दोनों खेले थे पिछला मैच। और एंड्रू टाई की बॉलिंग थोड़ी हल्की फीकी हो रही है, मुझे लग रहा है इनको रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, बट देखते हैं और कितने साल खेलते हुए दिखते हैं हमें एंड्रू टाई।
बात करेंगे सिडनी थंडर्स की, तो यहाँ पे आपको वैसे एगार दिखेंगे जो कि बहुत गजब की ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और इनकी बॉलिंग पे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। खासकर सैम बिलिंग्स ने पिछले मैच में कैच ड्रॉप किया था। उसके बाद आपको दिखेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट फिट नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है और जल्दी रिकवर कर जाए ये हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो बहुत गंदा चोट लगी है वहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कैमरन बैनक्रॉफ्ट और डैनियल सैम्स को। उसके बाद सैम बिलिंग्स दिखेंगे विकेट कीपिंग करते हुए, देन ऑलिवर डेव्स, लॉकी फर्ग्यूसन, मैथ्यू कीक्स, देन आपको दिखेंगे क्रिस ग्रीन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट है अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए और अपनी फील्डिंग के लिए। उसके बाद आपको दिखेंगे रैन हेडली, देन लियम हैचर नज़र नहीं आ रहे, डगआउट में बैठे हुए भी नज़र नहीं आ रहे, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पूरा टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए कि क्या रीज़न है। देन सैम बिलिंग्स, माफ़ कीजिएगा, सैम कॉन्स्टास 3 मैचेस खेले, एक में हाफ सेंचुरी आई है, उसके अलावा सिंगल डिजिट में आउट हुए, एक बार 0 पे एक बार 4 पे। तो सैम कॉन्स्टास का ये बहुत ही क्रूशल मैच है और इस मैच में सैम कॉन्स्टास चलने वाले हैं। मैंने टीम में कैप्टन बनाया, पहले ही बता रहा हूँ, मैं फैंटेसी खेल रहा हूँ, मैं डबल ट्रिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस मैच में और ये मान के चल रहा हूँ भली सिडनी थंडर्स ये मैच हार जाएगी, बट सैम बिलिंग्स के लिए, माफ़ कीजिएगा, सैम कॉन्स्टास के लिए ये यादगार मैच होने वाला है। तो सैम कॉन्स्टास इज़ कैप्टन ऑफ माई टीम, तो जो मेन टीम है मेरी जीएल की, उसमें सैम कॉन्स्टास दिखेंगे आपको कैप्टन। उसके बाद आपको दिखेंगे निक मैडिसन, देन नेथन मैकेंड्रयू जो कि नज़र नहीं आया है, शफिन रदरफोर्ड को ड्रॉप कर दिया गया है, फिर आपको दिखेंगे विलियम्स क्लेरमेंट्स, फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे डैनियल सैम्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जेसन सांगा, तनवीर सांगा एंड डेविड वार्नर। पिछले मैच में ज़बरदस्त 88 की पारी खेल के आ रहे डेविड वार्नर और उनका वो बैट टूटने वाला इंसिडेंस, जहाँ पे उन्हें ड्राइव खेली, बैट टूट के हैंडल से थोड़ा अलग हुआ बट सर पे जाके लगा, तो उनको अच्छा था, कोई कंकशन नहीं हुआ, वरना वहाँ पे भी एक इंजरी ब्लो देखने को मिल सकता था। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों टीम्स क्या प्लेइंग 11 का माइंडसेट लेके आएंगी। तो अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचर्स की, तो फिल एलन ओपनिंग करेंगे एरन हार्डी के साथ, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। एरन हार्डी मिड ऑफ सीजन आए थे तो इनको मौके मिलेंगे, बट जो मुझे एक ऑब्वियस चॉइस लग रही है जो कि चेंज हो सकता है वो है कि मिचेल मार्श खेलते हुए नजर आएंगे बचे हुए दोनों मैचेस। देन आपको कूपर कॉलोनी दिखेंगे जो सिंगल हैंडेडली टीम को चला रहे थे, पिछले मैच में भी ये आउट हुए तो ऐसा लगा कि आप क्या करेगी, पर्थ स्कॉचर्स रन चेज में दूर हो चुकी है। बट एंड्रू टाई की बात करूँ, उन तक बैटिंग है ज़रूर, बट अगर आप देखो तो टॉप हैवी होना चाहिए हमारा, एंड्रू टाई तक बैटिंग रख के कुछ नहीं होगा। और जैसी एस्टन, अगर मैं बात करूँ एस्टन एगार तक भी मान लो हिटिंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या करोगे आप इतनी बैटिंग लेके, क्योंकि अगर आप देखो एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, फिर एस्टन एगार, ये 3 है जहाँ तक बैटिंग हो सकती है, बट एंड्रू टाई तक आप बैटिंग का सोचोगे तो इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, टॉप हैवी होना चाहिए हमेशा से, जो कि पर्थ स्कॉचर्स का देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको वही दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेंगे जेसन बेरेडॉफ एंड लांस मॉरिस। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि लांस मॉरिस को ड्रॉप करके जायल रिचर्डसन कंटिन्यू करेंगे प्लेइंग 11 में, तो वो एक चेंज हो सकता है, बट अभी भी टाइम है प्लेइंग 11 का कन्फर्मेशन आने में, तो कुछ भी होगा तो हमारी टीम तो बदल जाएगी, उसमें हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे सिडनी थंडर्स की, तो डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे सैम कॉन्स्टास के साथ, 3 नंबर पे आएंगे ऑलिवर डेविस, देन आपको दिखेंगे मैथ्यू ग्लीक्स, देन सैम बिलिंग्स, जॉर्ज गार्टन भाई याद रखना इनको भी, बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन करके जाएंगे और अच्छे ओवर डाल के जाएंगे और मतलब चुपके चुपके 2 से 3 विकेट मिल जाएंगे और आपकी टीम में होंगे भी नहीं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ इनको टीम में तो ज़रूर रखना, अगर रिस्क लेना है तो वाइस कैप्टन बनाना, बट टीम में ज़रूर से लेना। ये जॉर्ज गार्टन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इनको ज़रूर से रखिएगा। फिर आपको दिखेंगे क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, टॉम एंड्रयू, दैन मोहम्मद हसनैन एंड वेस एगार। पिछला मैच अगर आप मेरे से पूछेंगे तो क्यों हारी थी सिडनी थंडर्स, ऑल बिकॉज ऑफ बॉलिंग। लॉकी फर्ग्यूसन थे इनके पास, जो कि IL T20 जो मैं बोल रहा हूँ दुबई में लीग खेली जा रही है T20 लीग, वहाँ पे एक टीम के कैप्टन है, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी था, कमिटमेंट कर चुके थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी उतनी दूर का था। तो पिछला मैच एक जीता हुआ मैच, मतलब 168 डिफेंडेबल टोटल था, जो हो जाता डिफेंड अगर लॉकी फर्ग्यूसन होते, बट उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को खिलाना पड़ा, जिनकी बुरी तरीके से पिटाई की, लगभग हाफ सेंचुरी की पिटाई होगी 4 ओवर में, और वहीं से मैच फिसल गया। टिम डेविड ने धमाका मचा के वो मैच अपनी तरफ कर लिया और सिडनी थंडर्स सिर्फ अपने बॉलिंग की वजह से पिछला मैच हारी है। तो जितने भी प्लेयर IL T20 खेलने जाएंगे वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे तो न्यूज़ भी आ रही है कि सैम बिलिंग्स भी हो सकता है इस मैच के बाद चले जाएं या फिर ये मैच में ही चले जाएं, तो अब अवेलेबिलिटी का सवाल है। और सबसे ख़राब चीज़ यही होता है, अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में अनअवेलेबल है तो समझ भी आता है, ठीक है 2-3 मैच हमारी टीम जब तक खेलेगी, वो प्लेयर नहीं है उसके बाद आ जाएगा तो लास्ट तक खेलेगा, वो एक सबसे अच्छा सिनेरियो होता है। बट यहाँ पे उल्टा है, आपने पूरे लीग स्टेज के मैचेस खेल लिए, लास्ट के जो मस्ट विन मुकाबले हैं वहाँ पे आपका प्लेइंग 11 ख़राब होता है, क्योंकि वो प्लेयर चले जाते हैं तो कुछ और खेल ले, और बाई चांस अगर आपकी टीम क्वालिफाई कर जाती है तो आपके पास जिस टीम से आपने लगातार 10 में से मान लो 5-6 मैचेस जीत के क्वालिफाई किया था, उसमें के मैक्सिमम प्लेयर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ अदर T20 लीग, तो और नुकसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो ऐसा ही बनता है कि भाई हमने आपको इतना पैसा दिया है तो आपको 10 में से 8 मैच खेलने पड़ेंगे, और आप बता दो कौन से 8 मैच के लिए अवेलेबल हो। तो शायद मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत ये सब हुआ है, बट रिप्लेसमेंट ढूंढना BBL में बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कहाँ होने वाला ये मैच। तो मैच खेला जाएगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में, जो कि एक अच्छा वेन्यू ज़रूर है, बट मुझे ये वेन्यू थोड़ा अटपटा सा नज़र आता है।
सिडनी थंडर्स को दिया गया है ये वाला वेन्यू, और जो SCG है वो सिडनी सिक्सर्स को दिया गया है। तो यहाँ की अगर आप पिच देखोगे तो यहाँ पे पेसर को मदद ज़रूर है, बट यहाँ पे रन भी बन जाते हैं। तो मतलब ये पिच अलग ही चलती है, पेसर को मदद है बट यहाँ पे रूम बहुत तेज़ी से मिलता है। मगर मान लो अगर आपके हाथ से बॉल 145 किलोमीटर पे निकल रही है तो वो पिच पे लगते ही ना बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती है, 138 136 हो जाती है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ये पिच ही ऐसी बनाई गई है। तो पेसर को मदद है, वो कब है, अगर अच्छा ओवरकास्ट कंडीशन टाइप लग रहा है, अगर ब्रीज चल रही है, एक तरफ से हवा अच्छी खासी बह रही है, तब यहाँ पे पेसर को मदद है। वरना पेस बहुत लूज़ होती है पिच पे हिट करने के बाद, तो बैट्समैन के बल्ले बल्ले हो जाती है, और वहीं फिर ये पिच डिफिकल्ट हो जाती है स्पिनर्स के लिए, मतलब बैट्समैन के लिए जब स्पिनर्स प्ले में आते हैं, क्योंकि स्पिनर पिच है ही है पूरी तरीके से, यहाँ स्पिन लंबी लंबी होती है। और यहाँ क्रिस ग्रीन तबाही मचाने वाले, क्रिस ग्रीन के पास जो कंट्रोल है वो डालते ही नहीं है यार, 78 या 80 किलोमीटर पर आवर की से फ्लाइट भी देते हैं, और जब उनको पता है कि बैट्समैन थोड़ा उल्टे सीधे शॉट खेलेगा तब वो तेज़ डाल देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर से। तो उनके पास वो बहुत अच्छी एबिलिटी है, तो मुझे लग रहा है क्रिस ग्रीन का फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। वहीं पर स्कॉचेस के वो देखना पड़ेगा वो एस्टन एगार को कैसे यूज़ करते हैं एज एन स्पिनर, और उसके अलावा मिचेल मार्श स्पिन कर सकते हैं। फिर हमने देखा एस्टन टर्नर है उनके पास जो कि पार्ट टाइम स्पिनर का है, जो कि कैप्टन है। तो देखना पड़ेगा स्पिनर को कितने अच्छे से प्ले में लाते हैं, और सिडनी थंडर्स क्या जा सकती है वापस से तनवीर सांगा के पास। मुझे लगता है लाना चाहिए तनवीर सांगा को इन प्लेस ऑफ मोहम्मद हसनैन। अगर वो ये चेंज करते हैं तो स्पिनर को मदद हो जाएगी और दोनों टीम्स की स्पिन एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टोटल आप देखोगे 170 भी बन गया तो भी वो फाइटिंग टोटल होने वाला है। अभी तक जो 4 T20 मैच हुए हैं 3 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 1 ही जीती है मैच यहाँ पे चेजिंग टीम। और ये होता है यहाँ पे चेज बहुत डिफिकल्ट होता है, भले डे नाइट मैच है यहाँ पे मैच फंस जाता है, क्योंकि चेजिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप एक अलग फैक्टर देखोगे कि जब भी टीम पावर सर्च लेती है यहाँ पे एक स्पिनर आता है बॉलिंग करने इस विकेट पे। तो पावर सर्च में आप बहुत रेयरली देखोगे कि कोई एक ओवर स्पिनर डाल के जाएगा, बट यहाँ पे इस वेन्यू पे एक ओवर स्पिन का हमेशा से क्रिस ग्रीन डाल ही देते हैं, और वो तो 19वां 20वां ओवर भी डालते हैं। तो यहाँ पे अलग टाइप की पिच है भाई, अगर आपको रन बचाने हैं तो पावर सर्च में स्पिनर ले आओ। तो यहाँ पे स्पिन होने वाला है तो चेज डिफिकल्ट होता है, फिर पावर सर्च में विकेट भी गिर जाते हैं, तो चेजिंग टीम पर बहुत सारा प्रेशर आता है और वो मैच हार जाते हैं। टॉस जीतो क्या करो भाई, बैटिंग कर लो, क्योंकि अंडर द लाइट्स यहाँ पे चेज नहीं होने वाला है। विन परसेंटेज 53% चांस है पर्थ स्कॉचेस जीतेगा मैच, बट दिल जीतेगा सिडनी थंडर्स में, बार बार बोल रहा हूँ। सैम कॉन्स्टास की बल्लेबाजी चलेगी, और जो मैं आपको बता रहा था जॉर्ज गैरटन, उनकी बॉलिंग अच्छी होने वाली है। भले पर्थ स्कॉचेस इंडिविजुअली थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करके मैच जीत जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स जिनके बेसिस पे हमारी टीम बनने वाली है। तो लेफ्ट में दिखेंगे आपको बल्लेबाजों के आंकड़े फॉर पर्थ स्कॉचेस, जहाँ पे 305 रन बना चुके हैं कूपर कॉलोनी, 66 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन एस्टन टर्नर 8 मैचों में 215 रन, 66 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन फिल एलन 8 मैचेस 162 रन, फिर आपको दिखेंगे उनके साथ 68 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन निक हॉब्सन, मेरे हिसाब से तो ड्रॉप कर देना चाहिए, 8 मैच 128 रन, 47 हाईएस्ट स्कोर, बट रिप्लेसमेंट ज़्यादा है नहीं, मिचेल मार्श को लाना है तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एरन हार्डी 5 मैचों में सिर्फ 70 रन और 34 है इनका हाईएस्ट स्कोर। स्टार्टिंग के तीनों मैचेस मिस किए थे, बट क्यों किए थे नो आइडिया, बेंच पे बैठा के रखा था इनको, और ये कहीं मतलब कमिटमेंट नहीं थी इनकी, बट ये खेलने चाहिए थे फर्स्ट मैच से, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आपको अगर कोई ऑलराउंडर है ना आपके पास, उसको पहले मैच से खिलाओ, क्योंकि वो किस मैच में कहाँ से कंट्रीब्यूशन करके दे दे बैटिंग बॉलिंग से नहीं पता चलेगा। बट अगर आप उनको लेट लाओगे तब तक उनका 3 मैच में कॉन्फिडेंस गिर चुका होता है, जो कि मुझे यहाँ पे एरन हार्डी का नजर आ रहा है। देन आपके मैथ्यू हर्ट्स दिखेंगे 5 मैचों में 64 रन, 28 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन एस्टन एगार 7 मैचेस 59 रन, 51 आया था इनका अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स, और वही इकलौती हाफ सेंचुरी थी इनके नाम पे। बात करेंगे बॉलर में, तो जेसन बेरेंडॉर्फ को विकेट मिलने थोड़े कम हुए हैं, 13 विकेट पे रुक चुके हैं। 10 विकेट है लांस मॉरिस के, 8 विकेट हैं चार्ल्स रिचर्डसन के, 5 विकेट है एंड्रू टाई के। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एस्टन एगार के 4 विकेट, कूपर कॉलोनी के 4 विकेट, एंड देन मैथ्यू कैली के नाम पे है 3 सफलता। मैथ्यू कैली का एक एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी और बैटिंग में डेप्थ दे देते हैं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 10वें और 11वें नंबर के बैट्समैन है जो बैटिंग नहीं करते, जेसन बेरेंडॉर्फ और लांस मॉरिस। उसके अलावा पर्थ स्कॉचेस में सारे प्लेयर अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं, तो ये एक और एडवांटेज है पर्थ स्कॉचेस के पास। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इनकी ऑपोजिशन के प्लेयर सेट, जहाँ बात करेंगे सिडनी थंडर्स के लीडिंग रन स्कोरर की। तो भाई अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आईपीएल में जिन जिन फ्रेंचाइज के पास 2 करोड़ का पर्स अभी भी बचा था, क्योंकि हमने देखा था ऑक्शन के बाद 2-3 टीम्स थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिनके पास 2 करोड़ अभी भी बचे हैं। एक टीम के पास 3-4 करोड़ भी थे, तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, इन दोनों को अभी भी ले लो 2 करोड़ के बेस प्राइस पे, बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, डेविड वार्नर 7 मैचों में 316 रन बना चुके हैं, 88 हाईएस्ट स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। वहीं स्टीव स्मिथ ने आते ही शतक जड़ दिया और 121 रन बना दिए पहली मैच में 64 बॉल या 68 बॉल्स में, और साथ ही साथ
बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैं बात करूँ दिसंबर से लेकर जनवरी तक ही उनके 3 शतक हो चुके हैं। 2 शतक मारे थे उनने बीजीटी के टेस्ट में, जहाँ ब्रिस्बेन और मेलबर्न में मारे थे, और उसके बाद सिडनी का टेस्ट मैच में शतक नहीं आया, तो वहाँ पे सिडनी के T20 में मार दिया सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट शतक। तो ये 2 प्लेयर अभी भी सोल्ड हो सकते हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। और अगर मैं बात करूँ पंजाब किंग्स के पास अगर पैसा होता तो वो स्टीव स्मिथ को ले लेंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ के कोच रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, जो कि अभी कोच है पंजाब किंग्स के, तो हो सकता है वो भी एक एंगल है। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनके पास पर्स में कितना पैसा है, क्योंकि ऑक्शन के बाद सबके प्राइस मनी बहुत कम बचे थे पर्स में। उसके बाद बात करेंगे सैम बिलिंग्स, मोस्टली अवेलेबल होने तो चाहिए। 7 मैचेस 177 रन, 72 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। ओलिवर डेविस 7 मैचेस 110 रन, 47 हाई स्कोर। देन दिखेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, 5 मैचों में 105 रन, 70 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। मैथ्यू ग्लीक्स 4 मैचों में 95 रन, 43 हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे शफेन रदरफोर्ड, 6 मैचेस 174 रन, 39 है इनका हाई स्कोर। देन डैनियल सैम्स 5 मैचेस 60 रन, 42 हाई स्कोर, जो कि ड्रॉप होंगे आप पूरी तरीके से। देन सैम कॉन्स्टास 3 मैचों में 60 रन, 56 हाई स्कोर, जहाँ पे 1 हाफ सेंचुरी मारी थी पहले मैच में सिडनी थंडर्स के लिए, फिर 0 पे आउट हुए, फिर बीजीटी खेलने गए और बीजीटी से आए तो सिर्फ 4 रन बनाए। बॉलिंग में बात करेंगे तो वैसे एगार 9 विकेट ले चुके हैं, 8 विकेट है लॉकी फर्ग्यूसन के लिए जो कि अवेलेबल नहीं है। देन क्रिस ग्रीन के 8 विकेट, 5 विकेट टॉम एंड्रयू के। नेथन मैकेंड्रू का ना होना थोड़ा दिक्कत दे रहा है सिडनी थंडर्स को। और उसके बाद डैनियल सैम्स अवेलेबल नहीं है, स्किप करते हैं। देन तनवीर सांगा 2 विकेट, जॉर्ज कार्टन 2 विकेट, और डैनियल सैम्स को मिली थी एक सफलता, जो कि एज ज़्यादा हो गई है भाई, इनको नहीं खेलना चाहिए, भले ही प्लेयर कम है बट इनके पास कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कोई कोच खेलेगा 42 के एज में हो जाएगी इंजरी तो दिक्कत हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं हमारी फैंटेसी टीम कैसे दिखेगी। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर में दिखेंगे सैम बिलिंग्स, बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, एस्टन टर्नर एंड उसके साथ सैम कॉन्स्टार्स। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको एस्टन एगार, क्रिस ग्रीन एंड देन कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में दिखेंगे आपको जेसन बेरेंडॉफ, जी गार्डन एंड देन चार्ल्स रिचर्डसन विथ लांस मॉरिस। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैप्टन की 2 चॉइस की तो वो है डेविड वार्नर एंड सैम कॉन्स्टास। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस यहाँ पे दिखेंगे कूपर कॉलोनी एंड चार्ल्स रिचर्डसन। ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। अब देख लेते हैं स्मॉल लीग की टीम। विकेट कीपर में दिखेंगे सैम बिलिंग्स एंड फिल एलन। फिल एलन को लेना है तो लो, वरना आप एक बैट्समैन या फिर एक ऑलराउंडर बढ़ा सकते हो। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, एस्टन टर्नर एंड देन एरन हार्डी। मिचेल मार्श खेलते हैं तो उनको आप टीम में ले सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में क्रिस ग्रीन एंड कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में देखने को मिलेंगे आपको कौन, जेसन बेरेंडॉफ, देन टॉम एंड्रयू, चार्ल्स रिचर्डसन एंड वेस एगार। अगर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि एंड्रू टाई खेलने वाले हैं तो मैं 1-2 टीम में डालूंगा एंड्रू टाई को। तो अगर आपको वो टीम भी चाहिए तो आप 29 रुपीज़ की मेंबरशिप लेके फ़ायदा उठा सकते हैं मल्टीपल टीम्स का, और मल्टीपल एंट्रीज लेके धमाका मचा सकते हैं BBL में ग्रैंड लीग जीतने का। यहाँ कैप्टन की 3 चॉइसेस की बात करूंगा तो वो है सैम बिलिंग्स, फिल एलन एंड एस्टन टर्नर। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगे आपको क्रिस ग्रीन, और नीचे 2 बॉलरों में से किसी एक को ले लो, टॉम एंड्रयू या फिर चार्ल्स रिचर्डसन को। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 33 जर्सी नंबर किसका है फटाफट से बता दीजिए, इसका एनालिसिस कवर हो चुका है। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, क्योंकि इसके बाद बचे हैं मात्र 7 लीग स्टेज मैचेस, उसके बाद 4 प्लेऑफ के मैचेस, और अब तो SA20 भी चालू होने वाला है। उनके मैच नंबर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारी टीम्स के एक मैच हो चुके हैं, तो अब वी आर रेडी टू रोल। तो आने वाले उनके भी एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।